रिसर्च आइडिया, रिसर्च क्वेश्चन, हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली रिसर्च आइडिया, रिसर्च क्वेश्चंस ये था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रिसर्च की, वो सारा डिस्कशन किया था। अब बात आ रहा है डिफरेंट फील्ड्स वेयर रिसर्च इज ऑफन यूज्ड, की मैनेजमेंट की कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर रिसर्च की एप्लीकेशंस है या रिसर्च का यूज होता है, ठीक है। पहला है जैसे यहाँ पर जनरल कंडीशन या जनरल बिजनेस रिसर्च। उसमें बेसिकली कौन कौन सी एरियाज हैं, जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। जनरली काफी सारी चीजों के लिए हमें प्रोडिक्शन करना होता है या फोरकास्टिंग करनी होती है, तो वहां पे रिसर्च का रोल है। जब भी हम फोरकास्टिंग करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा डिमांड, डिमांड आपने पढ़ा था, या एचआर डिमांड पढ़ा था, डिमांड फोरकास्टिंग। तो एचआर डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोग क्या करते थे कि एचआर की कितनी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, वो फोरकास्टिंग करते थे। उसके लिए हम पहले क्या करते थे, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते थे कि किस बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे। यानी फोरकास्टिंग हम पास्ट ट्रेंड, जो हमने कहा हिस्टोरिकल डेटा, पिछले साल कितने एम्प्लॉयज थे हमारे पास, कितने लोग छोड़ कर गए, उसके बेसिस पे कर सकते हैं। लेबर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट पे कैसे कर सकते हैं, किसी तरह का कोई और कोई सिचुएशनल फैक्टर है उस पर कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं या सोचते हैं या देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, एक एक्सप्लोर कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं हमें रिसर्च करने के लिए। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में एक ऐसा फील्ड है जहां पे रिसर्च की जा सकती है या उसमें स्कोप है रिसर्च करने का। दूसरा आता है बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इसमें भी जनरली क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होती है कि किस पर्टिकुलर बिजनेस में कैसा ट्रेंड चल रहा है। यानी अगर उसमें ग्रोथ रेट ज्यादा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही हैं, तो वहां पर रिसर्च जितना हम ज्यादा करेंगे, तो हमें या जो ऑर्गेनाइजेशन है उस फील्ड में जुड़ना चाहती हैं या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहती हैं, तो उनको हेल्प मिलती है। तो वहां पर इंडस्ट्री ट्रेंड में एक स्कोप है, हम वहां रिसर्च कर सकते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक लेवल पे तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि अब सिमिलैरिटीज होने लगी हैं। काफी तरह का जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर कंट्रीज में एप्लीकेबल हैं या वहां पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब जो भी प्रोडक्ट है वो ग्लोबल कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाता है या इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल लें, तो इंडिया में जो कोका कोला पहले अवेलेबल होती थी, वो जनरली यहाँ पर जो कस्टमर्स थे उनका परसेप्शन था या उनकी प्रेफरेंसेस ये थी कि वो माइल्ड होनी चाहिए, यानी उसमें अल्कोहल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और एज ए हम सॉफ्ट ड्रिंक उसको यूज कर रहे हैं। जबकि हम वेस्टर्न कल्चर्स की बात करें या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर अगर हम बात करें, तो वहां पर जनरली एजम्पशन था कि जो बीवरेजेस हैं उनको हम एज ए अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो हार्ड होने चाहिए, यानी अल्कोहल पोर्शन उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों की प्रेफरेंसेस अलग अलग थी, इसलिए जो प्रोडक्ट था वो अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल कराया जाता था या अलग तरह का सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन आज हमने देखा एनवायरनमेंट ग्लोबल हो चुका है, बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, इवन कस्टमर्स भी हैं, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज से आकर इंडिया में स्टैब्लिश हो चुके हैं या रहने लगे हैं। तो अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया कि वो उस प्रोडक्ट्स की डिमांड यहाँ पर नहीं होगी। तो अब प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्लोबल बनाए जाते हैं, यानी जो प्रोडक्ट रेंज है वो डाइवर्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह के डाइट कोक्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, हार्ड अल्कोहल से रिलेटेड जो कोक्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखकर आप प्रोडक्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, इसलिए उसमें रिसर्च का स्कोप है। यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए कि कैसी कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, कैसी मार्केट कंडीशन है, क्या सिचुएशंस रहेंगी जो हमारे लिए फेवरेबल होंगी, या किस तरह की चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने चाहिए। तो वो सारे ग्लोबल एनवायरनमेंट के जो फील्ड्स हैं वहां पर रिसर्च का स्कोप है या वहां पर आप रिसर्च कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर। इन्फ्लेशन एंड प्राइसिंग, इन्फ्लेशन एक प्राइसिंग एक ऐसा स्ट्रीम है या एक सेक्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक ये जो कंडीशन है इन्फ्लेशन, ये बहुत ज्यादा प्राइसेस में जो हम चेंजेस करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं इन पे, इन्फ्लेशन पे, कि इन्फ्लेशन कितना है और कब है, कब वो बढ़ रहा है, कब वो कम हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट के प्राइसेस में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं किया जा सकता या प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की लिमिटेड हो जाती है या कम हो जाती है। इस वजह से इन्फ्लेशन और प्राइसिंग के जो रिजल्ट हैं वो हर इंडस्ट्री या हर सेक्टर चाहता है कि उसको मेजर करें
और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करें, प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करें। तो ये एक फील्ड है जहां पर रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप है या इनमें रिसर्च होती है। प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है प्लांट लेआउट पर या प्लांट लोकेशन पर, कि किस लोकेशन पर या किस जगह आपने प्लांट को एस्टेब्लिश किया है। तो मोबिलिटी कैसी है, टेलीकम्युनिकेशन वहां पर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी फैसिलिटी है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, फीजिबिलिटी, लेबर सप्लाई कैसी है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लांट लोकेशन में स्टडी करते हैं। इसलिए प्लांट लोकेशन भी एक फील्ड है जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होती है। फिर एक्विजिशन डिसीजन, यानी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो छोटी कंपनीज को एक्वायर करती हैं, तो वहां पर भी रिसर्च का स्कोप है कि अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो क्यों करने चाहिए एक्वायर, एक्वायर करने पर हमारे रिसोर्सेज क्या बढ़ेंगे, हमारे क्या प्रॉब्लम्स हमें सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो मैन पावर है उसको हैंडल करना मुश्किल है, मैनेजमेंट लेवल पे दिक्कतें आएंगी, तो वो भी क्या है, रिसर्च का स्कोप है, या उन फील्ड्स में भी रिसर्च की पॉसिबिलिटीज हैं, वहां पर भी रिसर्च की जा सकती है। तो जनरल जो वर्किंग कंडीशंस हैं, शॉर्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, बिजनेस इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन एंड प्राइसिंग, प्लांट लोकेशन, एक्विजिशंस, इन फील्ड्स में रिसर्च की जा सकती है। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले फिर आगे बढ़े, कोई पॉइंट है जो ना समझ में आया हो या जिसमें आपको लग रहा हो कुछ? यस सर। कौन सा? सर बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स बता दीजिए एक बार। बिजनेस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड, जैसे हमने देखा किसी पार्टी, जैसे कोविड की सिचुएशन ले अभी, तो कोविड में हमने देखा सारे सेक्टर्स को छोड़कर केवल जो फार्मा सेक्टर था उसमें ज्यादा ग्रोथ रेट दिख रहा था या उसमें ज्यादा ट्रेंड दिख रहा था। तो लोग क्या हुए, ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी या फार्मेसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एंटर हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें ज्यादा स्कोप है, इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। तो लोगों को लगा ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया जाए, किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट बनाया जाए, या आर्टिफिशियल जो भी हैं ये आपके जो हॉस्पिटल्स तैयार करे गए, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, उनमें स्कोप था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो उनको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में ट्रेंड दिख रहा था कि फ्यूचर इसका अच्छा है, यानी फ्यूचर मार्केट इसकी बहुत अच्छी है। तो हमें क्या क्या चीजें और ढूंढनी है, एक्सप्लोर करनी है, जिससे हम उस मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसको हम अवेल कर सकें। तो इस फील्ड में रिसर्च के ज्यादा स्कोप है या वहां पर रिसर्च को एम्फसाइज किया जाता है बिजनेस इंडस्ट्री में। ठीक है, और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, फिर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिसर्च। अब फाइनेंस की फील्ड में या अकाउंटिंग की फील्ड में कहाँ कहाँ पे रिसर्च हो सकती है? पहला है फोरकास्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। जनरली जो इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स होते हैं हम देखते रहते हैं, बैंक्स के जो रेट हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, CSR है, ठीक है, SLR है, तो ये डिफरेंट जो इंटरेस्ट रेट हैं ये वेरी करते रहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इनमें भी रिसर्च होती है कि भाई अब हम ये CSR कैश रिजर्व रेशियो जो रेट है वो हम डिसाइड कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिसाइड कर रहे हैं, तो इनका भी कोई रूल होगा, किसी तरह का कोई इक्वेशन है या जिसके बेसिस पे हम ये रेट डिसाइड कर रहे हैं, कब लिक्विडिटी कैसी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे बैंक्स कब डिसीजन लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करे जाएं, कब कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। तो इस फील्ड में भी रिसर्च का स्कोप है कि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए कि किस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट कैसा होना चाहिए, कितना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कब उसे कम करना है, कब बढ़ाना है। इस फील्ड में रिसर्च के स्कोप हैं, यानी यहाँ पे रिसर्च हो सकती है। दूसरा आता है स्टॉक बॉन्ड एंड कमोडिटी वैल्यू प्रेडिक्शन, जो आप जनरली करते हैं ना, प्राइस डिसाइड आप करते हैं, या IPO होते हैं, इनिशियल जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे आप कहते हैं। तो डिफरेंट हमने देखा कंपनी के शेयर इशू होते हैं, तो कंपनी का कोई नई कंपनी लॉन्च हुई, वो कितने रुपए का शेयर रखे, ये प्राइस डिसाइड करना। तो जैसे कोई कंपनी स्टार्ट हुई नई, तो इनिशियल स्टेज पे उसके जो शेयर होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, 3 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो 10 रुपए से कम के रखे जाते हैं शेयर, और मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा बल्क में लोग परचेज करें, ताकि हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो जाएं और उसको फिर हम प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकें, ताकि हम प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकें। तो जनरली ये एस्टिमेट करना कि प्राइस कितना रखा जाए, जिससे कितना फंड हमें रेज कर सकते हैं या कितना फंड हो सकता है। जैसे हमने कहा जितना कम प्राइस रखेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, नंबर ऑफ लोग परचेज करेंगे, तो क्यूमुलेटिव जो हमारा फंड है वो इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता होगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम 1 रुपए रख दें, 50 पैसे रख दें, तो क्यूमुलेटिव कितना भी कर लो तो वो बहुत ज्यादा होगा, 5,000 3,000 अगर इतने लोगों ने परचेज भी किया। तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस क्या रखना है, इस एस्टिमेशन में भी रिसर्च का स्कोप है या रिसर्च की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है।
तो प्राइस डिसाइड करने में, वैल्यू प्रेडिक्शन में रिसर्च का स्कोप है, वहां पर हो सकती है। कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्टरनेटिव की कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से कैपिटल फॉर्म करी जाती है। तो इनिशियल स्टेज पे हर बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपिटल कहाँ से आ सकती है, क्या हम पर्सनल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं तरह से और से एंगेज कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, कहाँ से हम कैपिटल एंगेज करें या कैपिटल लाएं। तो इस फील्ड में भी रिसर्च हो सकती है, यहाँ पर रिसर्च का स्कोप है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन जनरली हमने देखा होगा कि कंपनीज क्या करती हैं, मर्ज होती हैं, या एक्विजिशन बड़ी कंपनीज जो होती हैं छोटी कंपनीज को हायर करती हैं। पहले मर्जर की बात करें, मर्जर बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें दो कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती हैं जब दोनों कंपनीज इक्विटेबल पोजीशन पे हों, यानी बराबर पोजीशन पे हों, या तो दोनों कंपनी लॉस में चल रही हो या दोनों कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो। जैसे रिसेंटली अभी आइडिया और वोडाफोन का हुआ, तो आइडिया और वोडाफोन दोनों के मार्केट शेयर कम हो रहे थे क्योंकि जियो ज्यादा आगे बढ़ रहा था या जियो के मार्केट शेयर एकदम से बढ़ रहे थे। तो मार्केट शेयर को स्टेबलाइज करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने के लिए उन्होंने म्यूचुअली डिसाइडेड किया कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि मार्केट शेयर हमारे बढ़ सकें। तो ये जो स्ट्रेटजी है या ये जो डिसीजन है, इसमें भी रिसर्च की जरूरत है। ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, सारे प्रॉस कॉन्स देखे जाते हैं। अगर दो कंपनी मर्ज हो रही हैं, उनको रिसोर्सेज मर्ज करने पड़ रहे हैं, उनको जो ओनरशिप टाइटल है वो देखना पड़ रहा है, लीगल कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉर्म करने पड़ते हैं। तो काफी सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो उन्हें हैंडल करनी होती हैं। इसके लिए उनको डेटा चाहिए कलेक्शन के लिए, यानी रिसर्च का स्कोप है, वहां पे रिसर्च की जा सकती है। सिमिलरली सिचुएशन एक्विजिशन में आती है, अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को एक्वायर करती है तो वो देखती है कि इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या हमारे जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज हो पाएंगे प्रॉपर कि नहीं हो पाएंगे, किसी तरह की हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को वो ध्यान में रख के तब डिसीजन लेते हैं कि हमें एक्वायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी तरह रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, कि कितना हम रिस्क बिजनेस में ले रहे हैं और उस रिस्क से कितना रिटर्न हमें मिलेगा। तो रिस्क रिटर्न जो डिफरेंट रेशियोज हैं, इक्विटी रेशियो है आपका, वो एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं रिस्क एस्टिमेशन क्या है, कितना रिस्क है और उसके बदले में कितना रिटर्न हमें मिल रहा है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें पोर्टफोलियो क्या रखना है, किस तरह का हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरह की चीजें होनी चाहिए वो। इसी तरह से पोर्टफोलियो एनालिसिस भी आया। पोर्टफोलियो एनालिसिस में कंपोजिशन क्या होना चाहिए, क्या हम शेयर्स जो हैं वो इशू करें, क्या हम पार्टनरशिप रखें, क्या हम सोल प्रोप्राइटरशिप रखें, किस तरह का पोर्टफोलियो हम रखें, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रखें ताकि हमें फंड्स टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहें। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबके प्रॉस कॉन्स देखे जाते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप रखेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएंगी, लेकिन प्रॉफिट भी हमें शेयर करना पड़ेगा, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो वो सब सोच के ही हम ये डिसीजन लेते हैं। यानी उस फील्ड में भी रिसर्च के स्कोप हैं या उसमें भी रिसर्च की जा सकती है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में देन इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, या हमारी फंक्शनिंग में या हमारे प्रोसेस में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी क्या है, रिसर्च का स्कोप है या रिसर्च की फील्ड है। इसमें भी हम देखते हैं कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे अभी जीएसटी पे फोकस हो रहा है या जीएसटी पे ज्यादा एम्फसाइज हो रहा है, तो जनरली पहले कुछ साल पहले वैट पे होता था डिस्कशन, या वैट पे होता था कि क्या चीजें करनी चाहिए या क्यों बेनिफिशियल दे रहा है। तो ये सारे जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो भी क्या होते हैं, एक रिसर्च स्कोप होता है। कब कौन से टैक्सेस हमें फायदा देंगे या इंडस्ट्री की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लिए जाते हैं। यानी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है रिसर्च का एरिया, एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है जो हमें ये बताता है कि कब किस टैक्सेस को इम्पोज करना चाहिए जहां पर लोगों को या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फायदा होगा या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर की ग्रोथ पॉसिबिलिटीज होंगी या उन्हें बढ़ाया जा सकता है। तो टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर रिसर्च हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसलिए क्योंकि डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, फंड्स अवेलेबल कराते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या मॉर्गेज करके किसी तरह की प्रॉपर्टी वो फंड्स अवेलेबल करा रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें भी क्या है, रिसर्च का पार्ट है। ऐसे डिफरेंट जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो लैंड्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं लोन्स,
तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे वो रिकवर करेंगे, क्या उनको लॉस तो नहीं होगा, तो इन एरियाज में भी रिसर्च के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, यानी जो भी हमने डिसाइड करा है या कि इस तरह का रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट इतना परसेंटेज रहेगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो किस बेसिस पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये जो डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैसे कैपिटल एसेट अरेंज करेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे हम वैल्यूएट करेंगे वो। क्रेडिट रिस्क कितना होगा, अगर हम लोन ले रहे हैं या क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो उस पर रिस्क क्या है, कितनी पॉसिबिलिटीज है रिस्क की, वो एस्टिमेट करना। कॉस्ट एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं या बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मोटिव है, अगर प्रॉफिट मोटिव हमारा मीट नहीं कर रहा है या प्रॉफिट मोटिव काम नहीं कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं। हाँ जी सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुकिए क्लास। ठीक है, तो कॉस्ट एनालिसिस जो है वो कॉस्ट एनालिसिस हम एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट को कैसे एनालाइज करें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकें, तो वो सारी चीजें भी कहाँ है, इस रिसर्च का स्कोप है या उनमें भी रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग में किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसमें किसी को कुछ पूछना हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? नो सर। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस बता दीजिए। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस इसलिए जनरली जैसे आपने देखा कि जो टैक्सेस इम्पोज्ड होते हैं उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। तो जब भी टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो उनका जो एक्चुअल में मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कम हो जाता है। तो जैसे ही टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। ठीक है, क्योंकि जब टैक्सेस इम्पोज होंगे तो टैक्स उनको कुछ पे करने पड़ेंगे, तो वो अपने तो कंपनसेट करेंगे नहीं अपने हेलो रेवेन्यू से। सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही, एक मिनट बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा, अब आ रही ना वॉइस? सर अभी भी क्लियर नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, एक मिनट। अब देखिए, अब आवाज आ रही है? यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी नहीं आ रही? यस सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। साक्षी की तरफ कोई प्रॉब्लम होगी। आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम बेटा, इधर से तो आ रही है, बाकी बच्चे तो कह रहे हैं आ रही है। यस सर, अब आ रही है, पहले प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा जो टैक्सेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं आपका, तो अलग अलग तरह के जो टैक्सेस होते हैं वो प्राइसिंग डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, क्योंकि वो अपने जो रिवेन्यू पोर्शन है या जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे कोई कंपनीज कंपनसेट नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि जो रिवेन्यू है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। इस वजह से वो क्या करते हैं, ज्यादा जो टैक्सेस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कैसा होना चाहिए। तो जब टैक्सेस में चेंजेस होते हैं तो हमें प्राइस में भी चेंज करने पड़ते हैं या स्ट्रेटजी अपनी तुरंत चेंज करनी पड़ती, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे तो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो, उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी कंपटीशन को फेस करने में, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तो इसलिए टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या टैक्सेस कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो ध्यान में रखकर उसका हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो टैक्सेस में हमें हो सकती है रिसर्च, या उस फील्ड में रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फील्ड में, या कह सकते हैं सीधे ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजमेंट जो है इसका मैन पावर का, उसमें किस किस फील्ड में रिसर्च करी जा सकती है। पहला आता है जैसे TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जनरली TQM हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि TQM एक ऐसा ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाती है, या ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। तो ओवरऑल क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने होंगे, किन किन चीज़ों को या किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करना। तो इन सब फील्ड्स में भी रिसर्च का स्कोप है, या वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज हैं कि रिसर्च की जा सकती है। तो ओवरऑल जो TQM है उसमें है मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो कंपनीज हैं
उनकी परफॉर्मेंस या उनकी प्रोडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि एम्प्लॉयज अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाई हैं। अगर एम्प्लॉयज अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, उनका मोरल हाई है, वो मोटिवेट हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी होगी या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट अच्छा होगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं, उनको चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जो फंक्शनिंग हमें करनी है उसमें हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस फील्ड में कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, हम क्या सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा कर लें, हम क्या वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करें, तो ऐसा क्या करें जिससे हम जो भी है उनका जॉब सेटिस्फेक्शन उसको इंक्रीज कर सकें। तो इस फील्ड में भी रिसर्च के स्कोप हैं या इस फील्ड में भी रिसर्च के चांसेस हैं। फिर लीडरशिप स्टाइल, डिफरेंट तरह की लीडरशिप स्टाइल होती हैं, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, किस तरह की लीडरशिप स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। या ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं, दो तरह के लीडर्स होते हैं। तो जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं वो बेसिकली ये फोकस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट अपने जो भी हैं एम्प्लॉयज उनको बताएं ताकि वो अट्रैक्ट हों और काम कर सकें। जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम इस तरह से उनको मोटिवेट करें ताकि वो उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो और वो इंडिविजुअली अच्छा काम कर सकें। उसकी फीडबैक लिंक में अटेंडेंस वो भरनी होती है, फीडबैक आएगा तो शाम को आएगा। वैसे हर किसी वर्कशॉप में उसका भी आता है, हर इवेंट का एक सेशन खत्म हो उसके बाद फीडबैक आता है। अभी हो सकता है 5-10 मिनट बाद आए, जब दूसरा सेशन स्टार्ट हो दूसरा सेशन आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा है, आप ऐड हो गए तो उसमें भी आता रहेगा, चैट में आता रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे इसलिए नहीं डालते हैं कि आदमी करेगा नहीं, व्हाट्सएप पे आएगा भर देगा, चैट देखते रहिएगा, चैट ओपन कर लीजिएगा, उसमें लिंक देता रहेगा। मीटिंग बंदी हो गई है, अभी एक सेशन स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट सेशन में वो डालेगा फीडबैक लिंक, तो चैट पे देखते रहिए करिए, चैट पे फीडबैक लिंक आएगा उसको भरते जाएगा। तो वो फीडबैक लिंक पिछले सेशन का देगा कि स्पीकर की परफॉर्मेंस कैसी थी, उनकी लेक्चर डिलीवरी कैसी लगी, ये सब उसमें पूछते हैं। तो ये भी करते रहते। इसकी ये अब दिखा रहा है वो उसकी ये वाले बैक पेपर वाले की 4-4-5-5 उसके देखिए, अभी शायद देखिए उसमें अपडेट हुई होंगी, आई होंगी। तो बेटा हाँ क्या कर रहे थे, लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहे थे। तो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं तो वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करें, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करें ताकि फ्यूचर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये किस तरह की लीडरशिप स्टाइल किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इफेक्टिव होगी, इस फील्ड में भी रिसर्च करी जा सकती है या इसमें भी स्कोप है रिसर्च का। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर रिसर्च का स्कोप है या रिसर्च की जा सकती है। तो ऐसे जो फील्ड्स हैं वहां पर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज हैं। एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए, क्या टास्क करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स हम कैसे सेट करें, मेजर कैसे करें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है। मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, वर्क मेजरमेंट जैसे आपने एचआरएम में पढ़ा था तो वो कैसा होना चाहिए, शेड्यूल हम कैसा बनाएं उनके वर्किंग का। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या है रिसर्च का स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कैसे बनेगी, कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव होगी, कैसे वो अच्छा काम करेगी, अपने गोल्स को टाइम पर अचीव कर पाएगी। तो ये भी एक फील्ड है जहाँ पे रिसर्च की जा सकती है या इस पे भी रिसर्च के चांसेस हैं। तो ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे रिसर्च के चांसेस हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लाइन स्ट्रक्चर होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो डिफरेंट तरह की हिरार्कीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या आपको डिसीजन लेना है या कौन सा स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा, तो वो सारे डिसीजंस भी क्या है रिसर्च का स्कोप है या रिसर्च का स्कोप क्रिएट करते हैं। एब्सेंटीज्म टर्नओवर इसलिए क्योंकि एब्सेंटीज्म जनरली क्या होता है, एक रेशियो है या एक ऐसा एस्टिमेशन है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि एक साल के अंदर कितने लोग अपनी जॉब में प्रेजेंट अवेलेबल नहीं थे या और छुट्टियां लेकर गए हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, किसी पर्टिकुलर सीजन पर। तो एब्सेंटीज रेट से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमें वर्क शेड्यूलिंग कैसे करनी है। अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो उसमें वर्क शेड्यूल कैसा रखना है, क्या डिफरेंट शिफ्ट में हमें काम कराना है, कैसा क्या कराना है, वो डिसाइड करता है एब्सेंटीज रेट। सिमिलरली टर्नओवर रेट जो होता है कि एक साल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जॉब छोड़कर गए, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ये फील्ड भी क्या है
अपॉर्चुनिटी देती है या कहीं ना कहीं हमें स्कोप है टर्नओवर का। तो डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो फैक्टर्स डिटरमाइन करती हैं कि क्या जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं फेलो एम्प्लॉयज से या उनके जो जूनियर्स हैं उनसे अच्छे हैं, उनको सही से ट्रीट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देखते हैं, वो एक फैक्टर्स हो सकता है। क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा है, लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, तो वो एक फैक्टर्स हो सकता है। क्या डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, अगर इग्नोर किया जा रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जा रही है, तो वो जॉब छोड़ के जा सकते हैं। तो डिफरेंट सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कब कौन सा फैक्टर हमारे सही डिसीजन देगा या सही तरह की स्ट्रेटजी हमें फॉर्म करने में हेल्प करेगा, तो इन फील्ड्स में भी रिसर्च की जा सकती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हमें एक यूनिफॉर्म कल्चर बना। हेलो जी सर। हम्म हाँ ठीक है, तो क्या हो गया। हम्म अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चल रहा है। हम्म क्या मोटिवेट करना। हम्म हम्म ठीक है, कोई भी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है उसमें, क्या कहना क्या है? हम्म ठीक है। हम्म ठीक है, ठीक बोल दो। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जैसे हमने देखा यूनिफॉर्म कल्चर स्टैब्लिश करना होता है, यानी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म कल्चर स्टैब्लिश करती है। यूनिफॉर्म क्लाइमेट इसलिए बना है ताकि फ्रेंडली बिहेवियर हो, लोग अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर कमिटमेंट से काम कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कमिटेड हो एम्प्लॉयज की तरफ, उनकी वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकती है या कौन कौन से स्टेप्स उठाती है। तो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट या जो इन्वायरमेंट है वो हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे इस सब चीज़ों को डेवलप करने में, तो इस फील्ड में भी स्कोप है या वहाँ पर भी रिसर्च की जा सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या मैनेजमेंट के फील्ड में TQM है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, लीडरशिप स्टाइल है, प्रोडक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, आई उसमें मिस हो गया है, इश्यूज हैं वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एब्सेंटीज्म है, टर्नओवर है और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है। इसमें अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम या किस तरह की रिसर्च हो सकती है? नो सर। अच्छा, तो जनरली जो चीजें हैं हमारी जैसे, हाँ क्या हो गया सर बेटा? जैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एरियाज हैं, फील्ड हैं, डोमेन है जहाँ पे हम अपने मतलब रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपने हम्म बताया फिनेंस एरिया और हम्म ये मैनेजमेंट एरिया। हम्म तो इसको फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं तो उनको एक एक करके डिस्क्राइब करना, या फिर हमको पहले मैनेजमेंट रिसर्च कैसे, तो ये डिस्क्राइब करने के बाद एज फॉर एग्जांपल डाल के जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए हम्म। ऐसे लिखना है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि जनरली क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं यानी इस फील्ड में रिसर्च की जा सकती है, तो जरूरी नहीं आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं। आप क्या करें, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में जैसे हमने एग्जांपल दिया डिमांड एस्टिमेशन, तो डिमांड एस्टिमेशन यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कॉर्पोरेट बिजनेस कंडीशन में क्या करती है, डिमांड फोरकास्टिंग, यानी हमारे प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड होगी उसके एस्टिमेशन में रिसर्च कैसे हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स है, प्राइस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो वो ये सब फैक्टर्स जो हैं उसको आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाइए। तो जैसे जरूरी नहीं कि हाँ ये हमने जो 5 पॉइंट बताए हैं या जो 10 पॉइंट बताने ये आपको बताने हैं, ये नहीं बताने हैं। जी। आप केवल फील्ड है, बिजनेस कंडीशंस, उनमें हमने ये हेडिंग्स बताई हैं ताकि इनसे रिलेटेड आप एग्जांपल वहां पे कोट कर सकें कि बिजनेस में इन सिचुएशन में रिसर्च होती है। तो जरूरी नहीं आप 5 बताएं, आप 2 बता सकते हैं, आप 3 बता सकते हैं ओके। जिसमें आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने को आ रहे हैं। हमने यहाँ पे ज्यादा रखे हैं ताकि कहीं ना कहीं से भूले ना। 2 या 3 पॉइंट आपको याद रहें और उनको आप जी। एक्सप्लेन करें। पॉइंट हमने इसलिए ज्यादा रखे हैं। तो जैसे ओबी है, ओबी में बहुत एक आसान है, सबसे अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन परसेप्शन उठा, समझना, जॉब TQM हो गया। सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, TQM अच्छा है, प्रोडक्टिविटी जी। अच्छा है, लीडरशिप काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे 2-3 हमने उठा हम्म। लिए।
उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल कर लिया। तो जरूरी नहीं है सारे बताने आपको, आपको क्या करना है बस वो फील्ड बतानी है, फील्ड के अंदर एक दो एग्जांपल बताने हैं। तो ये जनरली क्या करते हैं, एक एरिया या फील्ड डोमेन बताते हैं आपको कि कहाँ पे रिसर्च हो सकती है। जैसे यहाँ पर मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, तो हम एक स्टडी कर सकते हैं, ये स्टडी ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस या असेसिंग द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटीसी कंपनी। ठीक है, तो एक आईटीसी कंपनी है जिसमें हम एम्प्लॉयज के जॉब सेटिस्फेक्शन को असेस कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या है, फील्ड जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसने हमें एक स्टडी का एरिया बता दिया कि इस फील्ड में रिसर्च हो सकती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो हेडिंग्स है, ये बेसिकली क्या हमें एक रिसर्च आइडिया देते हैं कि इस एरिया में रिसर्च की जा सकती है। इसी वजह से इनको डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है या इनका डिस्कशन हो रहा है। तो जनरली जो ये हमने फील्ड्स बताए हैं ना, अब इन्हीं से रिलेटेड जो आपकी मार्केट सर्वे रिपोर्ट होगी वहां के टॉपिक आपको डिसाइड करने हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में रिसर्च करना चाहते हैं, जनरली मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में, किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं आप जनरली, क्योंकि मार्केट सर्वे रिपोर्ट है तो मार्केट सर्वे रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल में नहीं हो सकती, जनरल बिजनेस कंडीशन में नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बिजनेस आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आपके पास रिसर्च का एरिया क्या बचा, मार्केटिंग या एचआर। अब एचआर में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको एचआर में डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा, एम्प्लॉय से पूछना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कोविड सिचुएशन में, यानी ओबी में भी रिसर्च बहुत रेयर हो सकती है, या अगर आपको कहीं परमिशन मिले तो ही कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मार्केटिंग। यानी अब कल जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मार्केटिंग रिसर्च, इसमें डिफरेंट जो आइटम्स हैं, अब यहीं से आपको क्या करना है, अपना एरिया डिसाइड करना है कि मुझे मार्केट सर्वे रिपोर्ट किस में बनानी है। ठीक है, एचआरएम में भी आप बना सकते हैं जो भी हमने बनाया, लेकिन उसमें डेटा कलेक्ट करने में आपको मुश्किल होगी क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा और वहां के एम्प्लॉयज से फील्ड बैक है, जो भी है क्वेश्चनियर है, वो फिल करवाने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, इसमें रिसर्च जो है उसमें आपको कंज्यूमर्स चाहिए, तो कंज्यूमर्स आपके आसपास मिल जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऑनलाइन आप चाहें तो सर्कुलेट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। हम गूगल फॉर्म आपको बनाना बता देंगे, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वो आपको रिस्पॉन्सेस दे देंगे और उन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जो कल डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग का करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे ताकि इससे आप रिलेटेड जो मार्केट सर्वे रिपोर्ट है उसको आप डेवलप कर सकें या बना सकें। ठीक है, तो ओबी में भी कर सकते हैं, अगर किसी को चांसेस मिल रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना और वहां से डेटा कलेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी सारी जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पर बाहर को जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी, इस वजह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मार्केटिंग को ही फोकस करेंगे, या मार्केट सर्वे रिपोर्ट जो है बेसिकली मार्केटिंग फील्ड या सेल्स फील्ड की ही बनाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स सबके होंगे, अलग अलग कंपनीज डिसाइड आप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, वो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज जो सर अगर हम लोग अगर हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड करना चाहें तो हो जाएगा? करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन ये बोल रहा ना मार्केट सर्वे रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट यानी आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। तो फाइनेंस से रिलेटेड डेटा आपको कौन देगा, जो फाइनेंशियल में बिजनेस करते हैं, कंपनीज हैं, यानी या आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, तो उनके पास जाना तो पड़ेगा ना आपको। तो जब कंपनीज में एंट्री नहीं मिल रही है तो वहां आप उनसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना वो चीज। इस समय हो सकती है लेकिन इस करंट सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं है, तो आप फोकस करिए केवल मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग में क्योंकि जनरली हमने ऐसे कहा टूथपेस्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो कोई टूथपेस्ट हमने लिया, हमने पूछा लोगों से कि आप टूथपेस्ट से सेटिस्फाई हैं, कौन कौन सा टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या आपको वेरिएंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें प्रेफर करते हैं, तो ये तो हमें आसपास के जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी बता सकते हैं। तो इनमें रिसर्च पॉसिबल है या उन पे डेटा कलेक्ट करना आसान है, जबकि ऊपर जो है उनमें इस समय इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बिजनेस में कुछ लिंक्स हैं और वहां पर आपको एंट्री मिलती है आपको जाने के लिए, तब तो वो पॉसिबल है, नहीं तो वो प्रैक्टिकली वहां पे पॉसिबल नहीं है मार्केट सर्वे रिपोर्ट। इसलिए ज्यादा फोकस करेंगे कि हम लोग यहाँ से टॉपिक ढूंढें सेल्स एंड मार्केटिंग से। यस सर। सर यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट पोटेंशियल्स है, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, टेस्ट मार्केट्स, एडवर्टीजमेंट रिसर्च एंड एट ऑल, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे 1 by 1 एक टॉपिक सबको दिए जाएंगे, एक टॉपिक सबको दिए जाएंगे ना सर? आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है
टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन कंपनी सेम नहीं होगी। जी ठीक है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपने लिया तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आपने आईटीसी लिया है तो दूसरा कोई बच्चा आईटीसी नहीं लेगा, फिर वो कोई HUL ले, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले, कोई दूसरी कंपनी ले सकता है। टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन कंपनी सेम नहीं होगी किसी की। तो जो भी है टॉपिक वो आप फाइनलाइज करवा लेंगे पहले, और उसके बाद ही उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे। जिसका जो टॉपिक फाइनल हो गया है उसके बाद कोई दूसरा उस टॉपिक को नहीं ले सकता या उसमें उस कंपनी में रिसर्च नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फाइनलाइज। हाँ, तो सब लोग कल पहले हम लोग जो डिस्कशन कर लेंगे उसके बाद फिर चीजें डिसाइड कर लेंगे कि कैसे क्या करना है, कौन लोग कौन सा टॉपिक लेंगे, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिएगा। कंपनीज कौन कौन सी होनी चाहिए ये थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लीजिएगा जो आपके इंटरेस्ट की हो। जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट पे किया जाए, किसी एक प्रोडक्ट पे, जैसे नेस्ले लिया, नेस्ले में हमने मैगी केवल एक लिया कि मैगी नूडल्स पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या उसमें कोई चीज हम जानना चाह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आप वेरिएशन ना लेके सिंपल एक कंपनी और उसका एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट लाइन ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप बड़े सेक्टर पे जाएंगे या ज्यादा प्रोडक्ट लाइन को लेंगे तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप छोटे में जाइए और उसको हैंडल करने की कोशिश करिए। या जैसे आपने इसमें लिया हिंदुस्तान कोका कोला बीवरेजेस में लिया तो आपने कहा मैं केवल थम्स अप से रिलेटेड जो है उसका, या लिम्का है, जो भी ब्रांड्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड, एक पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट लाइन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा सके। क्योंकि रिसर्च का जो एरिया जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। अगर आप सारे प्रोडक्ट लाइन को लेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगी, उसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल एक प्रोडक्ट लाइन को लेके चलेंगे, एक कंपनी एक प्रोडक्ट लाइन, और उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, आगे उसको बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन किया है, जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं पर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा स्लाइड्स को। तो ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इनमें बेसिकली आपको क्या करना है, एग्जांपल्स कोट करने हैं कि फ्यूचर ट्रेंड, जैसे हमने इंटरेस्ट रेट की बात करी तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स कैसे डिसाइड करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर उसमें रिसर्च का स्कोप है या है। तो एग्जांपल्स कोट करने हैं, जरूरी नहीं आप 10 पॉइंट लिखिए, आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो केवल हमने यहाँ पर क्या है, डिस्कशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिए हैं ताकि आपके पास मैटर रहे, उसको आप इलेबोरेट कर सकें। इस वजह से ज्यादा पॉइंट है, उसमें आपके जो इंटरेस्ट का है, जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, उन 2 या 3 एग्जांपल्स को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? और किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, नो सर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोग रिवाइज करिएगा। अभी आज हम लोग ने 3 फील्ड्स पढ़ी हैं, इसको कल पहले थोड़ा हम लोग उसको देख लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम लोग मार्केटिंग जो रिसर्च है उस पे डिटेल पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसी से रिलेटेड फिर हम टॉपिक एक्सप्लोर करने के लिए आपको देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें सब लोग अपना अपना टॉपिक बताएंगे, डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करवाएंगे कि कौन सा टॉपिक हो सकता है या ये इस कंपनी में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कल का जो सेशन है वो मैंडेटरी है, लोग ज्वाइन करेंगे। जो नहीं है उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, कल की क्लास लेनी है। मार्केट सर्वे रिपोर्ट का जो टाइटल है वो वहीं से डिसाइड होगा। तो कल सारे बच्चे आएंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट फिर फाइनल नहीं होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लें। ठीक है, जो बच्चे आ रहे हैं उनके टाइटल आ गए। अब वो इसके बाद, अब जैसे आपने आईटीसी पे बना लिया और दूसरा बच्चा कोई आईटीसी पे लेके आया तो तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि जो बच्चे क्लास में हैं उन्होंने अपना फाइनलाइज करवा लिया है। जो घर पे बैठे हैं उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपनी रिपोर्ट्स डायरेक्ट एग्जामिनर के पास लेके जाएं, एग्जामिनर अगर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल जो भी बच्चे हैं जितने आज अटेंड थे वो तो, हाँ वो कम से कम कल रहेंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। हाँ, ताकि आपको इंटरेस्ट एरिया आपका पता चल जाए, किस इंटरेस्ट एरिया में आपको सर्वे रिपोर्ट बनानी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा कौन सा आपको टॉपिक लेना है। ठीक है, तो आज कल की क्लास में सब लोग रहेंगे, कोई नहीं होगा। जितने आज हैं वो एटलीस्ट सब रहेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, कल की क्लास में आइए। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, कल फिर हम लोग इसी टाइम पर आगे का डिस्कशन करेंगे। यस सर। थैंक यू सर।